अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकनॉमिक्स। दिस इज़ उज़बा मीर। आज जो है मैथमेटिकल इकनॉमिक्स की एक्सरसाइज नंबर 11.6 का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमसे पूछा गया अ टू प्रोडक्ट फार्म फेस द फॉलोइंग डिमांड एंड कॉस्ट फंक्शन, कि जो टू प्रोडक्ट फार्म्स हैं वो फेस कर रही हैं हमारे पास डिमांड फंक्शन Q1 और Q2 आपके पास डिमांड फंक्शन है, और जो C है आपके पास वो है कॉस्ट फंक्शन। ए पार्ट में हमसे पूछा गया फाइंड द आउटपुट लेवल, ऐसा आउटपुट लेवल फाइंड करना है जो सेटिस्फाई करे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट के ज़रिए। देन सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन का, और थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया व्हाट इज़ मैक्सिमम प्रॉफिट, कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। तो फर्स्ट हम ए पार्ट को देखते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड द आउटपुट लेवल दैट सेटिस्फाई द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमने आउटपुट लेवल फाइंड करना है जो सेटिस्फाई करे हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को मैक्सिमम प्रॉफिट के ज़रिए। तो इससे पहले हमें प्रॉफिट की इक्वेशन का पता होना चाहिए। प्रॉफिट आपके पास तब हासिल होता है जब आप रेवेन्यू में से अपने टोटल कॉस्ट को माइनस करें, यानी जो आपका टोटल रेवेन्यू आपको रिसीव हो रहा है उसमें से जब अपने टोटल कॉस्ट को माइनस कर लेते हैं तो वो आपके पास हमारा प्रॉफिट आता है। तो बेसिकली हम टोटल रेवेन्यू किस तरह फाइंड करते हैं, जब आप अपनी प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे अपनी क्वान्टिटी के साथ, लाइक आप जितनी क्वान्टिटी सेल कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपनी प्राइस के साथ, जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी तो वो आपके पास आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है टू प्रोडक्ट फार्म फेस द डिमांड एंड कॉस्ट फंक्शन। हमारे पास जो डिमांड फंक्शन है वो Q1 और Q2 आपके पास डिमांड फंक्शन है, C जो आपके पास वो कॉस्ट फंक्शन है। देन हम अपने जो डिमांड फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जो आपके पास Q1 इक्वल टू 14 नेगेटिव 2P1 नेगेटिव P2, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2P1 पॉजिटिव P2 इक्वल टू 14 नेगेटिव Q1। इसको हमने किस तरह सिंप्लीफाई किया है, जो आपके पास 40 पॉजिटिव में था, जब आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास नेगेटिव 40 हो जाएगा, जिधर हमने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि Q1 नेगेटिव 40 इक्वल टू, तो आपके पास जो वैल्यूज़ इक्वल टू के बाद रह जाएंगी वो रह जाएंगी नेगेटिव 2P1 नेगेटिव P2। तो यहाँ से इधर से हम नेगेटिव कॉमन कर लेंगे, उधर से भी नेगेटिव वैल्यू को हमने कॉमन कर लिया। तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव हमने बाहर ले लिया है, जिसकी वजह से यहाँ जो Q1 के साथ है वो नेगेटिव साइन मार्क हो गया, और 40 से पहले जो है आपके पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा। देन इक्वल टू, इधर से भी हम नेगेटिव साइन को कॉमन कर लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2P1 पॉजिटिव P2। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यूज़ आपके पास रहेंगी वो आएंगी नेगेटिव Q1 पॉजिटिव 40 इक्वल टू 2P1 पॉजिटिव P2। देन हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास आएगी 2P1 पॉजिटिव P2 इक्वल टू 40 नेगेटिव Q1, क्योंकि Q1 के साथ नेगेटिव साइन था हमने लिखा है 40 नेगेटिव Q1। देन अगर हम Q2 को सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू थी आपके पास 35 नेगेटिव P1 नेगेटिव P2। 35 को जब हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो इसके साथ हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा, देन इक्वल टू नेगेटिव P1 नेगेटिव P2। इधर से भी हम नेगेटिव साइन को कॉमन कर लेंगे और इधर से भी हम नेगेटिव साइन कॉमन कर लेंगे, तो आपके पास जो वैल्यूज़ रहेंगी नेगेटिव कॉमन करने के बाद नेगेटिव Q2 पॉजिटिव 35 इक्वल टू, यहाँ पे भी जब हम नेगेटिव कॉमन करेंगे तो आपके पास P1, क्योंकि इधर से नेगेटिव कॉमन हो जाएगा और इधर से जब कॉमन होगा तो ये साइन हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास पॉजिटिव P2। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, जो आपके वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी Q2 पॉजिटिव 35 इक्वल टू P1 पॉजिटिव P2, जिसको हमने सिंपली फॉर्म में यहाँ लिखा है कि P1 पॉजिटिव P2 इक्वल टू होता है आपके पास 35 नेगेटिव Q2 के। ये देखा कि हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद टू इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। देन हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में जो आपके पास कोफिशिएंट हैं 2 1 1 1, और ये देन जो P1 और P2 है ये आपके पास वेरिएबल्स हैं, और जो इक्वल टू के बाद आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास कांस्टेंट है। तो हम इनको मैं ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में कि 2 1 1 1, यहाँ पे आपका 2 है, इधर 1 है, इधर भी 1 है आपके पास, और इधर भी P2 के साथ 1 है। और जो आपके वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो यूज़ हो रहे हैं P1 और P2, वो हमने इस ब्रैकेट में लिख लिए हैं। देन इक्वल टू जो आपका कोफिशिएंट है 40 नेगेटिव Q1 35 नेगेटिव Q2। हमारे पास जो ये ब्रैकेट है ये ए के इक्वल है, जो वेरिएबल है वो आपके पास x है, और देन इक्वल टू जो आपके पास कोफिशिएंट है वो आपके पास b है। देन इसके बाद हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जो आपके पास a वैल्यू दी गई है मैट्रिक्स में हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए हम ये लाइन यूज़ करते हैं।
देन हम डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं, आपस में जो हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी उनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सेंटर में नेगेटिव साइन आएगा। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। देन 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 1, सेंटर में हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। जब 2 में से 1 माइनस होगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। बेसिकली हमने अपने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो आपके पास P1 और P2 शो हो रहे हैं। तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि आप A1 का डिटर्मिनेंट जब फाइंड करेंगे उसको डिवाइड करेंगे A के डिटर्मिनेंट के साथ फाइंड करेंगे। उसके लिए आप A2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करके A के डिटर्मिनेंट से उसे डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी। तो हमने A का डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया, इसके बाद हम A1 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। A1 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका ये है कि आपके पास जो फर्स्ट कॉलम होगा आप उसको स्किप करके ये वाली जो वैल्यू है कोफिशिएंट की वैल्यू उसकी जगह पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दिया है A1 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, और उसकी जगह पे हम कोफिशिएंट वैल्यू जो आपके 14 नेगेटिव Q1 35 नेगेटिव Q2 था हम उसको पुट कर देंगे। देन इन वैल्यूज़ को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट फाइंड करना तो डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और सेंटर में हमारे पास नेगेटिव साइन आता है। तो जब ये वैल्यू इस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम एज इट इज़ 14 नेगेटिव Q1 आएगी। देन ये वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेंटर में हमारे पास नेगेटिव साइन होगा 35, और जब ये नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होगी नेगेटिव साइन से तो ये आपके पास हो जाएगी पॉजिटिव Q2। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि 5 नेगेटिव Q1 पॉजिटिव Q2। तो ये हमारे पास A1 का डिटर्मिनेंट आ गया। देन इसके बाद हम A2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। A2 का डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड करेंगे, जब आपका सेकंड कॉलम होगा आप उसको स्किप कर देंगे और उसकी जगह पे आप कोफिशिएंट की वैल्यू लेके आएंगे। सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि हम जो A2 का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं हमने सेकेंड कॉलम की वैल्यू को स्किप कर दिया, जो आपके पास 1 और 1 थी उसकी जगह पर हमने 14 नेगेटिव Q1 35 नेगेटिव Q2 लिख दिया। जब 2 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि 2 35 नेगेटिव Q2 से मल्टीप्लाई होगा, और जो 1 से जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो ये भी हमारे पास एज इट इज़ आइए। सेंटर में हम नेगेटिव साइन पुट कर देंगे। जब 2 35 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 70 आएगा। जब 2 हमारे पास Q2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आएगा 2Q2, और नेगेटिव जब 1 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम एज इट इज़ हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 70 में से जब 40 माइनस होगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30। ये यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव Q2 पॉजिटिव Q1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास Q2 है और यहाँ पे 1 है तो हम इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे लिखा है नेगेटिव Q2 पॉजिटिव Q1। तो यहाँ पे हमारे पास A2 का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम इन वैल्यूज़ को अपनी वैल्यूज़ के अंदर पुट करते हैं। देन इन वैल्यूज़ को हम हमारे पास जो वेरिएबल हमने फाइंड करना था P1 और P2, उसके लिए हमने A1 का डिटर्मिनेंट डिवाइड करना था A के डिटर्मिनेंट से। P2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने A2 का डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना था A के डिटर्मिनेंट के साथ। तो आपके पास जो A1 का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था, जब आपके वैल्यू आ रही थी 5 नेगेटिव Q1 पॉजिटिव Q2, इसको हम डिवाइड करेंगे A के डिटर्मिनेंट के साथ, और जो Q2 की वैल्यू आ रही थी आप इसको डिवाइड करेंगे A के डिटर्मिनेंट के साथ, जो आपके पास आया था 1। जब हम इस वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेम एज इट इज़ वैल्यू आएगी 5 नेगेटिव Q1 पॉजिटिव Q2, और इधर भी जो आपके पास वैल्यू आ रही है 30 नेगेटिव Q2 पॉजिटिव Q। जब इसको आप 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम एज इट इज़ वैल्यू आएगी आपके पास 30 नेगेटिव Q2 पॉजिटिव Q1। हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास P1 और P2 की तो वैल्यूज़ आ गई हैं। तो बेसिक हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था प्रॉफिट, जिसमें हमने ये देखा था कि टोटल रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट को माइनस करेंगे हमारी टोटल कॉस्ट को तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन हमें टोटल रेवेन्यू को भी तो पता होना चाहिए ना। आपके पास कॉस्ट तो दी गई है कॉस्ट फंक्शन, लेकिन टोटल रेवेन्यू नहीं दिया गया। टोटल रेवेन्यू को फाइंड करने के लिए हमने कहा था जब हम अपनी प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, जिसके लिए हमने P1 और P2 की वैल्यूज़ फाइंड की हैं। अगर हम टोटल रेवेन्यू 1 फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें P1 की जो वैल्यू होगी ये वाली, उसको आपको Q1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको टोटल रेवेन्यू 2 फाइंड करना है, यानी हमें टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है, जब हम टोटल रेवेन्यू 1 और टोटल रेवेन्यू 2 को ऐड अप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वेरिएबल यूज़ होते हैं वो P1 और P2 वेरिएबल यूज़ होते हैं, जिसके लिए हमारे पास जो रेवेन्यू फाइंड करना है वो भी हमने टोटल रेवेन्यू 1 फाइंड करना है और टोटल रेवेन्यू 2 फाइंड करना है। तो उसके लिए हम जब P2 को मल्टीप्लाई करेंगे Q2 से तो आपके पास टोटल रेवेन्यू 2 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने P1 की जो वैल्यू थी आपके पास 5 नेगेटिव Q1 पॉजिटिव Q2
इसको मल्टीप्लाई करेंगे Q1 से, तो जब हम इस वैल्यू को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये हो जाएगा 5Q1। देन इसके बाद हम जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ तो ये आपके पास क्या हो जाएगी Q1 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देते हैं Q1। देन जब Q1 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास हो जाएगी Q1 Q2। यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू 2 है इसमें हम P2 की जो वैल्यू थी आपके पास 30 नेगेटिव 2Q2 पॉजिटिव Q1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे Q2 के साथ। हमने यहाँ पे ये देखा था कि जो टोटल रेवेन्यू 2 है उसमें हम P2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे Q2 के साथ। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 30 नेगेटिव 2Q2 पॉजिटिव Q1, इसको जब हम Q2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी 30Q2 नेगेटिव। यहाँ पे जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास स्क्वायर हो जाएगा Q2 का स्क्वायर पॉजिटिव। जब Q2 Q1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास हो जाएगा Q1 Q2। अब हमने यहाँ पे बेसिकली टोटल रेवेन्यू फाइंड करना था, क्योंकि हमने ये देखा था कि आपके पास जो प्रॉफिट फंक्शन है वो तब हासिल होगा जब आपकी टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेवेन्यू फंक्शन आ रहे हैं वो टोटल रेवेन्यू 1 है और टोटल रेवेन्यू 2 है, और टोटल रेवेन्यू हमें तब हासिल होगा जब आप इन दो टोटल रेवेन्यू 1 और टोटल रेवेन्यू 2 को एडअप करेंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल रेवेन्यू 1 और टोटल रेवेन्यू 2 को जब ऐड अप करेंगे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू हासिल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू 1 है वो ये वैल्यू है, जो टोटल रेवेन्यू 2 है वो आपके पास ये वैल्यू है। हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड अप करेंगे जो आपके पास आ रही हैं 5Q1 नेगेटिव Q1 का स्क्वायर पॉजिटिव Q1 Q2। देन ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है पॉजिटिव और ब्रैकेट के अंदर टोटल रेवेन्यू 2 की वैल्यू आ रही है। तो सिंपली हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन की हैं तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं 5Q1 नेगेटिव Q1 का स्क्वायर पॉजिटिव Q1 Q2 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइन है तो सेम साइन हमारे पास एज इट इज़ वैसे रहेंगे। पॉजिटिव 30Q का स्क्वायर नेगेटिव 2Q2 का स्क्वायर पॉजिटिव Q1 Q2। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास कोई वैल्यूज़ एडअप या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो Q1 है वो 5Q1 है और उसके अलावा हमारे पास Q1 में यहाँ पे Q1 का स्क्वायर है, जबकि यहाँ जो है हमारे पास 5Q1 है। तो हम इनको एडअप या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम लिखेंगे 5Q1 नेगेटिव Q1 का स्क्वायर। देन हमारे पास Q1 Q2 है और इधर भी हमारे पास Q1 और Q2 है और सेंटर में हमारे पॉजिटिव साइन है। देन हम इनको एडअप कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगी 2Q1 Q2 पॉजिटिव 30Q2, क्योंकि यहाँ पे जो आपके वैल्यू दी जा रही है वो दी जा रही है 2Q2 का स्क्वायर और यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 30Q2। तो एज इट इज़ हम वैसे लिखेंगे 30Q2 नेगेटिव 2Q2 का स्क्वायर। तो जो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 5Q1 नेगेटिव Q1 का स्क्वायर पॉजिटिव 2Q1 Q2 पॉजिटिव 30Q2 नेगेटिव 2Q2 का स्क्वायर। देन तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अब हमने टोटल आउटपुट लेवल फाइंड करना है। उसके लिए हमने ये कहा था कि जब प्रॉफिट हमें हासिल होता है जब हम अपनी रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करते हैं। कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे हमें दिया गया था जबकि हमने रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करना था। तो रेवेन्यू अब हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास जो रेवेन्यू है उसमें से हम अपनी कॉस्ट को माइनस करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट से पहले जो है नेगेटिव साइन है, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो नेगेटिव Q1 का स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव Q2 का स्क्वायर, और जब ये नेगेटिव इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव 10। तो यहाँ पे हमने इन वैल्यूज़ को चेक करना है कि कौन सी वैल्यूज़ आपके पास एडअप होती हैं और कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास 5Q1 है, इसके अलावा हमारे पास Q1 में कोई और इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे हम देखें तो ये आपके पास Q1 का स्क्वायर है और इधर भी आपके पास Q1 का स्क्वायर है और यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव साइन है और यहाँ पे भी इसके साथ नेगेटिव साइन है। नेगेटिव और नेगेटिव साइन ये आपके पास साइन तो नेगेटिव होगा लेकिन ये आपके पास पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव Q1 का स्क्वायर और नेगेटिव Q1 का स्क्वायर ये आपके पास ऐड हो जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएंगे नेगेटिव 2Q1 का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास 5Q1 रहेगा। देन आपके पास यहाँ पे 2Q1 Q2। हम ये देखते हैं कि Q1 और Q2 की हमारे पास कोई और वैल्यूज़ है नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव Q1 Q2 इक्वल टू 30Q2। यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास Q2 में भी देखें तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर है और इधर भी आपके पास Q2 का स्क्वायर है, जबकि हमारे पास इधर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 30Q2। तो हमारे पास कोई और वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से हम यहाँ लिख देंगे पॉजिटिव 30Q2। देन इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है नेगेटिव Q2 का स्क्वायर और इधर भी है नेगेटिव Q2 का स्क्वायर। नेगेटिव नेगेटिव आपके पास साइन तो नेगेटिव होगा लेकिन ये ऐड अप होंगे।
तो ये आपके पास हो जाएगा 4Q2 का स्क्वायर। देन जो वैल्यू की ये जो वैल्यू थी ये इस वैल्यू के साथ एडअप हो गई थी, तो आपके पास ओनली जो रह गया वो रह गया -10, तो उसको भी एज इट इज़ हमने लिख दिया। तो आपके पास जो प्रॉफिट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5Q1 -2Q1 का स्क्वायर +2Q1 Q2 +30Q2 -4Q2 का स्क्वायर -10। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन फाइंड हो गया। हमने प्रॉफिट फंक्शन तो फाइंड कर लिया था, लेकिन हमने ये देखा था कि हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन भी फाइंड करनी है। हमारे पास जो ए पार्ट था उसमें हमें ये बताया गया है कि फाइंड द आउटपुट लेवल दैट सेटिस्फाई द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, यानी हमने जो आउटपुट लेवल फाइंड करना है, आपने जो प्रॉफिट फाइंड किया है उसमें आपने ये भी चेक करना है कि वो सेटिस्फाई करे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को। तो जिसके लिए हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के लिए जो आपके पास वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे Q1 और Q2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, और प्रॉफिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1 वेरिएबल जिसमें हम प्रॉफिट 1 फाइंड करेंगे। देन इसके बाद Q2 में हम जो है प्रॉफिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे Q2 वेरिएबल के रिस्पेक्ट। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें Q1 वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 5Q1, और हमने जो डेरिवेटिव फाइंड करना है वो भी हमने Q1 वेरिएबल के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। तो Q1 आपके पास 1 हो जाएगा, जब 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5। देन आपके पास जो सेकंड वैल्यू है वो है -2Q1 का स्क्वायर, जबकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो Q1 वेरिएबल यूज़ हो रहा है। हमने जो डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने भी Q1 वेरिएबल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो हमारे पास है वो पावर रूल यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास Q1 के ऊपर पावर है, जिसकी वजह से हम पावर रूल यूज़ करेंगे। तो पावर रूल यूज़ करने का तरीका क्या है, जो आपके पास पावर है वो आपके पास पहले आ जाएगी और पावर में से 1 वैल्यू माइनस होगी। तो पावर जब पहले आएगी यहाँ पे फ्रंट पे, तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगी तो वो आपके 4 हो जाएगी। देन Q1 क्यों आया, क्योंकि पावर में से जब 1 वैल्यू माइनस हो जाएगी तो आपके पास ओनली Q1 बच जाएगा। देन -4Q2 का स्क्वायर, हमने जो डेरिवेटिव फाइंड करना है Q1 वेरिएबल के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, तो ये जो Q2 है आपके पास ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो 30 के साथ भी Q2 वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं 2Q1 Q2। हमने जो वेरिएबल फाइंड करना है हमने Q1 वेरिएबल के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, तो ये आपके पास हो जाएगी 2Q2। Q1 जो वेरिएबल है वो आपके पास 1 हो जाएगा, जब ये वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास आ जाएगी 2Q2। -10 जो है आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगी। सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू दी गई है 5Q1, जबकि हमारे पास जो वेरिएबल हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है वो Q2 के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगी। देन यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है आपके पास आ रही है -Q1 का स्क्वायर, तो हमने जो डेरिवेटिव फाइंड करना है Q2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। देन -4Q2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास Q2 वेरिएबल यूज़ हो रहा है और हमने भी सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग फाइंड करनी है वैल्यू, तो यहाँ पे हम पावर रूल यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू है 4Q2 का स्क्वायर है, तो पावर आपके पास पहले आ जाएगी, जब वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पे आपके पास 8 आ जाएगा, और जब आपके पास पावर में से 1 वैल्यू माइनस होगी तो आपके पास जो बचेगा वो Q2 बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे -8Q2। देन हमारे पास जो वैल्यू आ रही है +30Q2 हो रहा है, और हमने भी सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो Q2 आपके पास 1 हो जाएगा, जब 31 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वैल्यू आएगी +30। देन हमारे पास +2Q1 Q2 आ रहा है, यहाँ पे Q2 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। देन 2Q1 जो है जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2Q1। देन हमारे पास जो प्रॉफिट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 30 -8Q2 +2Q1। तो हम इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को अप्लाई करेंगे, जो आपके पास डेरिवेटिव्स के आंसर आते हैं फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग और सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग, यानी आपके पास जो प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 की वैल्यू आ रही है आप उनको 0 के इक्वल करेंगे। देन हम अपनी फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करेंगे, जिसमें हमारे पास जो प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 की वैल्यू हमने इनको 0 के इक्वल की है। यहाँ हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है जिसको हमने 0 के इक्वल किया है, और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है जिसको आपने 0 के इक्वल किया है। देन हम इनको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, जो आपके पास 5 है, 5 हमने वैसे का वैसे लिखा है। देन क्योंकि हमने बेसिक इसमें से Q1 और Q2 की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, तो 5 देन +2Q2, क्योंकि हमने यहाँ में इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सिमल्टेनियस मेथड यूज़ करना है, जिसके लिए हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, तो उसके लिए हम इनको सीक्वेंस में लेके आ रहे हैं। 5 +2Q2 देन -Q1। देन इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है 30 -8Q2 +2
Q1। तो बेसिकली हमने Q1 और Q2 वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, जिसके लिए हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 के साथ, देन इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस करेंगे। तो उसके लिए हमने लिख लिया है कि मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वेशन 1, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को। जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये आपके पास 20 हो जाएगा। देन जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आपके पास 8 हो जाएगा। जब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये आपके पास 16 हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 20 पॉजिटिव 8 Q2 नेगेटिव 16 Q1 इक्वल टू 0। देन आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं सेकंड इक्वेशन की, क्योंकि हमने कहा था कि आप इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 के साथ। देन फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास जो 20 है और 30 है इसको हम ऐड अप कर लेंगे तो ये आपके पास 50 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव 80 और यहाँ पे नेगेटिव 80 है तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जो आपके पास Q1 की इक्वेशन है वो आपके 16 Q1 पॉजिटिव 2 Q1 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 16 के साथ आपके पास नेगेटिव साइन है, ये वैल्यू इसमें से जब माइनस होगी जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव 14 Q1 इक्वल टू 0। देन जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 50 नेगेटिव 14 Q1 इक्वल टू 0। देन 50 को हम जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगी नेगेटिव 15 और यहाँ से हम नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि 14 के साथ भी नेगेटिव साइन था। तो नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा। जो आपके वैल्यूज़ आएंगी 14 Q1 इक्वल टू 50। क्योंकि हमने Q1 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 14 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 14 से कैंसिल हो जाएगा। जो Q1 की वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 15/40। हम इन वैल्यूज़ को कट करें तो हम ये देखेंगे 2 7 ज़ार हमारे पास 14 होता है और 2 ज़ार आपके पास 4 होगा, 1 इसको कैरी दे देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 2 5 ज़ार 10। तो आपके पास जो Q1 का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 25/7। देन Q1 की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने Q2 की वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ Q1 इन इक्वेशन 1। जो आपके पास इक्वेशन 1 थी उसके अंदर आप Q1 की वैल्यू पुट करेंगे और Q2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 1 थी आपके पास 5 नेगेटिव 4Q पॉजिटिव 2 Q2 इक्वल टू 0। इसकी जगह पे जो आपका Q1 है उसकी जगह पे आप इसकी वैल्यू Q1 की वैल्यू पुट करेंगे जो आपके पास है 25/7। देन इसके बाद 5 जो 4 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगी आपके पास 100/7 पॉजिटिव 2 Q2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आपके पास हो जाएगा 35 माइनस 100/7 पॉजिटिव 2 Q2 इक्वल टू 0। देन 35 में से जब 100 माइनस हो जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव 65, क्योंकि जो आपके पास बड़ी वैल्यू है उसके साथ नेगेटिव साइन मौजूद है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 65/7 पॉजिटिव 2 Q2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास इस वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, जब ये राइट साइड पे आ जाएगी तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपके पास जो Q2 की वैल्यू आ रही है 2 Q2 इक्वल टू 65/7। हम बोथ साइड पे 2 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने Q2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम 2 को इधर भी डिवाइड कर देंगे और इस वैल्यू के साथ भी 2 को डिवाइड कर देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जो आपके वैल्यू आएगी वो आएगी 65/7/2। जब हम डिवीजन को साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन में तो ये आपके पास 1/2 हो जाएगी। तो आपके पास 65 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 65 आएगा। जब 7 आपके पास 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 14 आ जाएगा। जो आपके पास जो Q2 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 65/14। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ये देखना था कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो है वो फुलफिल होती है। तो हमने यहाँ पे Q1 वेरिएबल की भी वैल्यू फाइंड कर लिया, Q2 वेरिएबल की भी वैल्यू फाइंड कर लिया। देन इसके बाद हम सेकंड ऑर्डर कंडीशन को अप्लाई करेंगे। सेकंड ऑर्डर कंडीशन में हमने हेशियन डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और हेशियन डिटर्मिनेंट के अंदर हम फाइंड करेंगे हमारे पास प्रॉफिट 1 की वैल्यू, प्रॉफिट 1 की वैल्यू, प्रॉफिट 2 की वैल्यू और प्रॉफिट 2 की वैल्यू। तो इधर हमने ये देखा कि हमने जो है 2 वेरिएबल यूज़ किए हैं। हमारे पास जो प्रॉफिट की इक्वेशन थी उसमें Q1 वेरिएबल यूज़ हो रहा था, Q2 वेरिएबल यूज़ हो रहा था। इसके बाद हमने फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड की थी, देन हमने सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो आपके पास जो वैल्यूज़ आती वो प्रॉफिट 1 की वैल्यू आती है और प्रॉफिट 2 की। अब इसमें हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट 1 की वैल्यू और प्रॉफिट 2 की वैल्यू, देन प्रॉफिट 2 की वैल्यू और प्रॉफिट 2 की वैल्यू। तो आपके पास जो प्रॉफिट की वैल्यूज़ आई थी उसके अंदर हमने फाइंड करनी है प्रॉफिट 1 की वैल्यू। तो आपके पास जो प्रॉफिट की वैल्यू आई थी प्रॉफिट 1 की वैल्यू 5 नेगेटिव 4 Q1 पॉजिटिव
2Q2 उसमें आप इसका यानी जो आपके पास प्रॉफिट 1 की इक्वेशन आई थी, आप इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो प्रॉफिट 1 में हमने ये देखा कि हम प्रॉफिट की जो आपके पास वैल्यू आई थी, आप उसका डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपके पास 5 है, 5 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। जब इसका डेरिवेटिव ये आपके पास 0 हो जाएगी। देन आपके पास जो वैल्यू आ रही है -4 1 आ रही है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -4, क्योंकि यहाँ पे जो आपका वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो आपके पास Q1 वेरिएबल यूज़ हो रहा है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। जब 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास -4 हो जाएगा। देन पॉजिटिव 2Q2 वैल्यू आ रही है। हमने डेरिवेटिव जो फाइंड करना है वो हमने Q1 वेरिएबल के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। तो ये आपके पास 0 हो जाएगी। देन हमने प्रॉफिट 1 की जो आपके पास वैल्यू आई थी उसको सेकेंड वेरिएबल, यानी आपके पास जो प्रॉफिट 1 की वैल्यू थी, अब आप उसको सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पे हमने जो प्रॉफिट 1 है उसको सेकंड वेरिएबल Q2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ आपके पास 5 है, 5 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपका 0 हो जाएगी। देन -4Q1 है, 4Q1 आपके पास फर्स्ट वेरिएबल है, जबकि हमने जो है सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखनी है। तो ये आपके पास 0 हो जाएगी। देन पॉजिटिव 2Q2, यहाँ पे आपके पास सेकंड वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो ये आपके पास सेकंड वेरिएबल 1 हो जाएगा। जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास ओनली आंसर 2 आएगा। देन हमने प्रॉफिट 2 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी आपके पास जो प्रॉफिट 2 की वैल्यू आई थी आप उसको फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमने प्रॉफिट 2 की वैल्यू फाइंड की थी, अब आप इसको फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो प्रॉफिट 2 1 को आप फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 30 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपका 0 हो जाएगी। देन -8Q2 हमने फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। देन पॉजिटिव 2Q1 जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट में हमने जो फाइंड करना है प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड करनी है 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग। देन प्रॉफिट 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें जो आपका प्रॉफिट 2 का आंसर आया था आप उसको सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट 2 को सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपके पास 30 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। देन -8Q2 जब Q2 का आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। देन 8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -8। देन पॉजिटिव 2Q1 यहाँ पे हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेना है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। देन इन वैल्यूज़ को हम अपने डिटर्मिनेंट के अंदर पुट करेंगे, जो हमने हेशियन डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जो आपके पास प्रॉफिट 1 1 की वैल्यू आई थी आप उसको -4 पुट करेंगे। देन आपके पास जो प्रॉफिट 1 2 की वैल्यू आई थी 2 उसको पुट करेंगे। देन आपके पास जो प्रॉफिट 2 1 की वैल्यू आई थी 2 ये वाली, तो आप इसको पुट करेंगे। देन आपके पास जो प्रॉफिट 2 2 की वैल्यू आई थी -8, देन आप उसको पुट करेंगे। देन इसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जो आपके पास हेशियन 2 का डिटर्मिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 रोज और 2 कॉलम है, तो इसके लिए हम हेशियन 2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। -4 को 8 से -8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटर में हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा, तो ये जब -4 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास हो जाएगा 32। नेगेटिव साइन से जब मल्टीप्लाई होता है वो आपके पास पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे आपका जब 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। सेंटर में आपके पास नेगेटिव साइन आएगा, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 26, और 26 जो है वो आपके पास 0 से ग्रेटर। हम H1 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो उसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आई थी वो -4 थी। -4 जो है वो आपके पास 0 से लेस है, जिसकी वजह से आपका जो फंक्शन है वो आपके पास रिलेटिव मैक्सिमा है। इसके लिए हमने एक जो कंडीशन थी वो डिस्कस की थी 317 पेज पे, मैक्सिमा की भी और मिनिमा की भी। हमने ये देखा जो आपके पास H2 का डिटर्मिनेंट आया था वो 26 था, यानी वो 0 से ग्रेटर था, और H1 का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास -4 है, वो आपके 0 से लेस है। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन थी जो H1 है आपके 0 से लेस होगा, H2 जब आपके 0 से ग्रेटर होगा, और H3 जो आपके 0 से लेस होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल का जिक्र हो रहा है, जबकि ये लेस है और ये आपके पास ग्रेटर है, तो ये आपके पास मैक्सिमा का केस है। जबकि मिनिमम में हमारे पास क्या होता था कि H1 H2 Hn तक जितने भी आप वैल्यू उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं वो आपके पास 0 से ग्रेटर होंगे, जबकि हमारे पास जो कंडीशन फुलफिल हो रही है वो हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा की कंडीशन को फुलफिल हो रही है। देन लास्ट पार्ट में हमसे पूछा गया था कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट की वैल्यू हमने फाइंड की थी, यहाँ पे जो आपके पास ये प्रॉफिट की वैल्यू शो हो रही है, इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, Q1 वेरिएबल एंड Q2 वेरिएबल, और हमने यहाँ पे Q1 वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड की थी और Q2 वेरिएबल की भी वैल्यू फाइंड की थी।
इन वैल्यूज़ को हम अपने प्रॉफिट फंक्शन के अंदर पुट करेंगे और हमारे पास हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। तो Q1 की वैल्यू थी आपके पास 25/7 और आपके पास जो Q2 फंक्शन था उसकी वैल्यू थी 65/14। देन हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 68.48। तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। यहाँ पे हमारा सी पार्ट कंप्लीट होता है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको क्लियर करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।